एक दिन की बात है जब मुल्ला अपने आंगन में बैठकर सुबह की गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे थे। सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी आंगन में फैलने लगी थी। मुल्ला अपनी आंखें बंद किए इस मुफ्त की गर्मी को महसूस कर रहे थे। तभी उनके पड़ोसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मुल्ला ने दरवाजा खोला। पड़ोसी के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई नई चाल चलने की चमक थी। सलाम वालेकुम मुल्ला जी, पड़ोसी ने कहा, जिसकी आवाज में बनावटी मिठास थी। वालेकुम सलाम पड़ोसी जी। आइए आइए। क्या बात है, मुल्ला ने जवाब दिया। पड़ोसी अंदर आया और आंगन में खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। उसकी नजरें आसमान पर थीं, फिर मुल्ला के आंगन में गिरती सूरज की रोशनी पर। मुल्ला जी, पड़ोसी ने एक गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी और गंभीर मसले पर बात करनी है। जरूरी? गंभीर? क्या हुआ पड़ोसी जी? क्या आपके खेत में कोई मुसीबत आ गई? मुल्ला ने पूछा। नहीं नहीं, खेतों की बात नहीं है, पड़ोसी ने कहा। बात कुछ और ही है। बात है इस सूरज की रोशनी की। मुल्ला थोड़े हैरान हुए। सूरज की रोशनी? इसमें क्या गंभीर बात हो सकती है? उस सूरज की रोशनी? हाँ, यह तो ऊपर से आ रही है। कुदरत की देन है। इसमें क्या मसला है? मुल्ला ने सीधेपन से पूछा। पड़ोसी ने एक लंबी सांस ली और इस तरह बोला जैसे कोई बहुत गहरी बात समझा रहा हो। देखिए मुल्ला जी, बात दरअसल यह है कि यह जो सूरज की रोशनी आपके आंगन में पड़ रही है ना, यह मेरे घर और मेरे खेत के ऊपर से गुजरती हुई यहां तक आती है। मुल्ला ने गर्दन हिलाई। हाँ, आती तो है। सूरज ऊपर है और रोशनी नीचे आती है। इसमें क्या खास है? पड़ोसी ने अपनी आवाज और धीमी और रहस्यमय कर ली। खास बात यह है मुल्ला जी कि जब कोई चीज किसी की संपत्ति के ऊपर से गुजरती है तो उस पर उस संपत्ति के मालिक का कुछ अधिकार तो बनता ही है। मुल्ला की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अधिकार? सूरज की रोशनी पर आपका अधिकार? यह कैसी बातें कर रहे हैं पड़ोसी जी? पड़ोसी ने थोड़ा अकड़ते हुए कहा, क्यों नहीं? सोचिए जरा। अगर कोई मेरे खेत के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाए तो मुझे उस पर आपत्ति करने का हक है ना? अगर कोई मेरी जमीन के ऊपर से रस्सी बांधकर चले तो मुझे उसे रोकने का हक है ना? उसी तरह यह सूरज की रोशनी मेरे हवाई इलाके से गुजरती है, मेरे आसमानी रास्ते से आती है, इसलिए उस पर मेरा पहला हक है। मुल्ला ने अपनी टोपी खुजलाई। यह तर्क उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन पड़ोसी की गंभीरता देखकर वह सोच में पड़ गए। क्या सचमुच ऐसा कोई नियम होता है? लेकिन सूरज की रोशनी तो सब जगह पड़ती है। क्या दुनिया के हर मालिक को उसके ऊपर से गुजरने वाली रोशनी का किराया मिलना चाहिए? यह तो बेतुका था। तो आप कहना क्या चाहते हैं पड़ोसी जी? मुल्ला ने आखिर पूछा। पड़ोसी के चेहरे पर लालच की चमक और बढ़ गई। मैं यह कहना चाहता हूं मुल्ला जी कि क्योंकि आप मेरे हवाई इलाके से गुजरने वाली सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आंगन को गर्म करने के लिए, अपने कपड़े सुखाने के लिए, अपने विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए, पड़ोसी ने यह शब्द कहीं सुना होगा, आपको इसके लिए मुझे किराया देना होगा। मुल्ला अपनी जगह पर जम गए। सूरज की रोशनी का किराया? यह तो उन्होंने पहली बार सुना था। यह पड़ोसी का अब तक का सबसे अजीब और लालची दावा था। किराया? सूरज की रोशनी का? मुल्ला ने दोहराया, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हों। हाँ, किराया। और यह वाजिब है। मैं आपको रोज एक छोटा सिक्का देना पड़ेगा,
पड़ोसी ने अपनी मांग रखी। और यह हर रोज देना होगा, चाहे धूप निकले या न निकले, क्योंकि मेरा हवाई इलाका तो वही है। मुल्ला ने अपनी हंसी रोकी। यह आदमी इतना बेतुका दावा कैसे कर सकता है? क्या इसे वाकई लगता है कि सूरज की रोशनी पर इसका मालिकाना हक है? लेकिन मुल्ला ने तुरंत मना नहीं किया। वह जानते थे कि पड़ोसी बहुत जिद्दी है और अगर उन्होंने सीधे मना किया तो वह झगड़ा करेगा। मुल्ला को इस अजीबोगरीब स्थिति से निपटने का कोई तरीका सोचना था, मुल्ला के अपने अंदाज में। मुल्ला ने सोचा। किराया? एक छोटा सिक्का रोज, सूरज की रोशनी के लिए, जो मुफ्त है और सब पर पड़ती है। पड़ोसी ने मुल्ला को सोचते हुए देखा। उसे लगा कि मुल्ला उसकी बात मान रहे हैं। हाँ मुल्ला जी, सोच लीजिए, यह बिल्कुल जायज मांग है। आप मेरी संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। मुल्ला ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने आंगन में फैलती धूप को देखा। उन्होंने पड़ोसी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में लालच चमक रहा था। मुल्ला के दिमाग में एक विचार आया, एक शरारती मुल्ला जैसा विचार। ठीक है पड़ोसी जी, मुल्ला ने कहा, आपकी बात में दम तो है। अगर रोशनी आपके इलाके से आ रही है तो शायद आपका कुछ हक बनता होगा। मुल्ला ने जानबूझकर शायद शब्द पर जोर दिया। लेकिन मुझे इस पर सोचने का थोड़ा समय चाहिए। और हाँ, किराए का भुगतान कैसे होगा, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। पड़ोसी थोड़ा खुश हुआ कि मुल्ला ने उसकी बात सुनी। उसे उम्मीद थी कि मुल्ला अब रोज उसे एक सिक्का देगा। ठीक है मुल्ला जी, सोच लीजिए, लेकिन ज्यादा देर मत कीजिएगा। सूरज रोज निकलता है और उसकी रोशनी रोज आपके आंगन में पड़ती है। पड़ोसी यह कहकर चला गया। मुल्ला आंगन में अकेले रह गए। उन्होंने फिर से आसमान की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। सूरज की रोशनी का किराया। कमाल है, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक नमूने हैं। अगले दिन सुबह सूरज हमेशा की तरह निकला और मुल्ला के आंगन में उसकी सुनहरी रोशनी फैल गई। मुल्ला उठे, अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी की और फिर अपने आंगन में आ गए। उन्होंने अपने घर के अंदर से एक कपड़े की पोटली निकाली। पोटली में खनखनाने की आवाज आ रही थी, जैसे उसमें सिक्के हों। मुल्ला पोटली लेकर आंगन के बिल्कुल बीचों बीच बैठ गए, जहां सूरज की रोशनी सबसे तेज थी। उन्होंने पोटली खोली। उसमें सचमुच ढेर सारे सिक्के थे, शायद तांबे और चांदी के मिले जुले। मुल्ला ने सिक्कों को अपने हाथों में लिया और उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालने लगे। सिक्के सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, उनकी चमक आंखों को चुंधिया रही थी। और जब सिक्के एक दूसरे से टकराते थे तो एक प्यारी सी खनखनाहट की आवाज आती थी। मुल्ला ने यह करना शुरू कर दिया। वह सिक्कों को उछालते, उनकी चमक देखते और उनकी आवाज सुनते। उन्होंने जानबूझकर यह सब इस तरह किया कि आवाज पड़ोसी के घर तक जाए और चमक पड़ोसी को दिखाई दे, खासकर अगर वह अपने आंगन में या खिड़की पर हो। पड़ोसी, जो अपनी खिड़की से देख रहा था कि मुल्ला धूप का आनंद ले रहा है या नहीं ताकि किराए की याद दिला सके, यह देखकर हैरान रह गया। मुल्ला अपने आंगन में बैठकर सिक्कों से खेल रहा था और सिक्कों की खनखनाहट उसके घर तक आ रही थी। पड़ोसी उत्सुक हो गया। उसने सोचा शायद मुल्ला किराया गिन रहा है। वह जल्दी से अपने घर से निकला और मुल्ला के दरवाजे पर आ गया। मुल्ला जी, मुल्ला जी, पड़ोसी ने आवाज लगाई। मुल्ला ने सिक्कों को पोटली में रखना बंद कर दिया और पोटली को बगल में रख दिया। उन्होंने पड़ोसी की तरफ देखा, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आइए पड़ोसी जी। क्या बात है, मुल्ला ने कहा। पड़ोसी आंगन में आया।
वह सीधा मुल्ला के पास गया और उन सिक्कों की पोटली को देखा। मुल्ला जी, यह क्या कर रहे हैं आप? क्या यह मेरे किराए का भुगतान है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पड़ोसी जी, यह आपके किराए का ही भुगतान है। पड़ोसी खुश हो गया। आहा, तो आप समझ गए मेरी बात को। आपने किराया दे दिया? उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ, दे दिया, मुल्ला ने आत्मविश्वास से कहा। पड़ोसी ने मुल्ला के हाथ में पोटली देखी। तो फिर? यह पोटली मुझे दीजिए, इसमें मेरा किराया है। मुल्ला जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर पड़ोसी हैरान रह गया। यह आदमी किराया देकर हंस क्यों रहा है? अरे पड़ोसी जी, मुल्ला ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, आप तो कमाल करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि मैं आपको असली सिक्के दे दूंगा? तो क्या मतलब है आपका? पड़ोसी का चेहरा उतर गया। आपने कहा किराया दे दिया। मुल्ला ने अपनी बात समझाई और उनकी आवाज में वही दार्शनिक गहराई थी जो वह अक्सर गंभीर बातें मजाक में कहते हुए इस्तेमाल करते थे। देखिए पड़ोसी जी, जरा सोचिए, आप मुझसे किस चीज का किराया मांग रहे हैं? आप मुझसे सूरज की रोशनी का किराया मांग रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, पड़ोसी ने कहा। और सूरज की रोशनी क्या है? मुल्ला ने पूछा। क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? क्या उसका कोई ठोस रूप है जिसे आप अपनी जेब में रख सकें या तराजू पर तोल सकें? नहीं ना। वह केवल रोशनी है, एक एहसास, एक चमक, एक प्रभा, है ना? पड़ोसी ने झिझकते हुए सिर हिलाया। हाँ, यह तो सच था। रोशनी को पकड़ा नहीं जा सकता। तो बस, मुल्ला ने विजी मुद्रा में कहा, जैसा आपका किराया वैसा मेरा भुगतान। आप मुझसे ऐसी चीज का किराया मांग रहे हैं जिसका कोई ठोस रूप नहीं है, सिर्फ रोशनी और चमक। तो मैंने भी आपको ऐसी चीज से भुगतान किया है जिसका कोई ठोस रूप नहीं है, कम से कम आपके लिए, सिक्कों की आवाज और उनकी चमक। आपने मेरी सिक्कों की आवाज सुनी? आपने उनकी चमक देखी? बस वही आपका किराया है। मुल्ला ने आगे कहा, आपने रोशनी का सार मांगा, उसका प्रभाव, उसका दिखना। मैंने आपको पैसे का सार दिया, उसकी आवाज, उसकी चमक। जैसे आप रोशनी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वैसे ही आप इस किराए को सिर्फ सुन और देख सकते हैं। आप रोशनी को अपनी जेब में नहीं रख सकते, वैसे ही आप इस भुगतान को भी अपनी जेब में नहीं रख सकते। पड़ोसी मुल्ला की बातें सुनकर अवाक रह गया। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मुल्ला ने उसके बेतुके तर्क को उसी के हथियार से ध्वस्त कर दिया था। वह सूरज की रोशनी का किराया मांग रहा था जो मुफ्त और अमूर्त थी, और मुल्ला ने उसे सिक्कों की आवाज और चमक से भुगतान कर दिया जो पैसे का अमूर्त रूप था। पड़ोसी का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गया। वह मुल्ला की चालाकी को समझ गया था, लेकिन उसके पास मुल्ला के तर्क का कोई जवाब नहीं था। मुल्ला ने उसकी लालच और बेवकूफ़ी का मजाक उड़ाया था, और वह खुद को मूर्ख महसूस कर रहा था। वह कुछ कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मुल्ला उसे शांत भाव से देख रहे थे, उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी। अंत में पड़ोसी बड़बड़ाता हुआ, अपनी हार मानकर मुल्ला के आंगन से चला गया। उसने फिर कभी सूरज की रोशनी का किराया नहीं मांगा। उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें मुफ्त होती हैं, कुदरत की होती हैं, और उन पर किसी का मालिकाना हक जताने की कोशिश करना न सिर्फ बेतुका है, बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन जैसे व्यक्ति के सामने आपको मूर्ख भी साबित कर सकता है। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पोटली उठाई, सिक्के उसमें वापस रखे और उसे अंदर ले गए। फिर वह वापस आकर आंगन में बैठ गए।
सूरज की रोशनी हमेशा की तरह उन पर पड़ रही थी। यह मुफ्त थी, सबका अधिकार था इस पर, और मुल्ला ने अपनी बुद्धि से यह साबित कर दिया था। उन्होंने उस दिन न सिर्फ अपने लालची पड़ोसी को एक सबक सिखाया था, बल्कि गांव वालों को भी यह बताया था कि कुछ चीजें इतनी अनमोल और सर्वव्यापी होती हैं कि उन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और न ही उन पर मालिकाना हक जताया जा सकता है। और हाँ, उन्होंने यह भी बताया कि कभी कभी सबसे बेतुके दावों का जवाब सबसे बेतुके तरीके से ही देना पड़ता है, और वह भी बड़े मजे के साथ। मुल्ला ने सूरज की रोशनी का किराया उसकी आवाज और चमक से चुकाकर लालच पर बुद्धि की जीत का जश्न मनाया था। कहानी 2। गांव में दो पड़ोसी रहते थे, अहमद और महमूद। दोनों का घर अगल-बगल था और उनके बीच एक दीवार थी जो दोनों के आंगनों को अलग करती थी। अहमद एक मेहनती किसान था, सीधा और सच्चा। महमूद एक चतुर व्यापारी था, थोड़ा लालची और हमेशा अपने फायदे की सोचता था। अहमद के आंगन में एक बहुत पुराना और घना पेड़ था। यह पेड़ बहुत बड़ा था और उसकी शाखाएं फैलकर महमूद के आंगन के ऊपर तक आती थीं। यह पेड़ गर्मियों में बहुत अच्छी छांव देता था। अहमद को यह पेड़ बहुत पसंद था। महमूद को भी इस पेड़ की छांव बहुत पसंद थी, लेकिन उसे इस बात से शिकायत थी कि पेड़ अहमद का है और उसकी शाखाएं उसके आंगन में हैं। एक दिन महमूद अहमद के पास आया। अहमद भाई, उसने कहा, उसकी आवाज में बनावटी मिठास थी, तुम्हारा पेड़ बहुत अच्छा है। उसकी छांव मेरे आंगन में भी आती है, जिससे बहुत आराम मिलता है। अहमद मुस्कुराया। हाँ महमूद भाई, कुदरत की देन है। खुशी की बात है कि यह तुम्हारे काम भी आती है। लेकिन महमूद ने आगे कहा, इन शाखाओं से सूखे पत्ते गिरते हैं मेरे आंगन में, और कभी कभी फल भी गिर जाते हैं, जिनसे गंदगी होती है। तुम्हें यह सब साफ करना चाहिए क्योंकि पेड़ तुम्हारा है। अहमद थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन महमूद भाई, छांव तो तुम्हें मुफ्त में मिलती है। सूखे पत्ते तो मौसम के साथ गिरते ही हैं। और फल, उन्हें तुम उठा लिया करो, खाने के काम आ जाएंगे। नहीं, महमूद ने कहा, पेड़ तुम्हारा है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें सूखे पत्ते और फल साफ करने होंगे जो मेरे आंगन में गिरते हैं। अहमद को यह अनुचित लगा। उसने मना कर दिया। यह संभव नहीं है महमूद भाई। पेड़ मेरा है, लेकिन शाखाएं तुम्हारे आंगन में हैं। तुम छांव का फायदा उठाते हो तो थोड़ी बहुत गंदगी तो होगी ही। यह तुम्हें ही साफ करनी होगी। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। गांव वाले इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि अहमद सही है, कुछ ने कहा कि महमूद भी गलत नहीं है, क्योंकि उसे पेड़ की वजह से परेशानी हो रही है। झगड़ा बढ़ता गया। दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। उनके परिवारों के बीच भी तनाव हो गया। गांव का माहौल खराब होने लगा। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो निष्पक्ष होकर फैसला कर सके। गांव के काजी शहर में थे। सरपंच व्यस्त थे। तब किसी को मुल्ला नसरुद्दीन की याद आई। क्यों न मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा जाए, एक बुजुर्ग ने कहा। भले ही वह अजीब बातें करते हों, लेकिन कभी कभी उनके फैसले बहुत समझदारी भरे होते हैं। सब सहमत हो गए। कुछ गांव वाले मुल्ला के पास गए। मुल्ला उस वक्त अपने आंगन में बैठे अपनी टोपी सिल रहे थे। गांव वालों ने मुल्ला को अहमद और महमूद के झगड़े के बारे में बताया, पेड़, शाखाएं, छांव, सूखे पत्ते और फलों की समस्या।
उन्होंने मुल्ला से अनुरोध किया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और कोई फैसला सुनाएं। मुल्ला ने ध्यान से पूरी बात सुनी। उन्होंने टोपी सिलना बंद कर दिया और थोड़ी देर सोचते रहे। मुल्ला ने कहा, पेड़ अहमद का है, लेकिन शाखाएं महमूद के आंगन में हैं। छांव दोनों को मिलती है, लेकिन पत्ते और फल महमूद के आंगन में गिरते हैं। यह तो एक दिलचस्प मसला है। मुल्ला ने गांव वालों से कहा, ठीक है, मैं इस मामले को देखूंगा। कल सुबह दोनों पड़ोसियों को मेरे पास भेजना। अगली सुबह अहमद और महमूद दोनों मुल्ला के घर पहुंचे, अपने अपने चेहरे पर गुस्सा और उम्मीद लेकर। गांव के कुछ और लोग भी इकट्ठे हो गए थे, मुल्ला के फैसले को सुनने के लिए। मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जिससे यह समझना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहे हैं। आइए आइए अहमद और महमूद, मुल्ला ने कहा, तुम दोनों के झगड़े के बारे में मैंने सुना है। बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। अहमद ने कहा कि पेड़ उसका है और वह महमूद के आंगन की सफाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। महमूद ने कहा कि पेड़ से उसे परेशानी हो रही है और अहमद को इसकी भरपाई करनी चाहिए। मुल्ला ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। जब दोनों चुप हो गए तो मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मुल्ला ने कहा, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। यह मामला वाकई पेचीदा है। पेड़ एक की संपत्ति है, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे की संपत्ति पर पड़ रहा है। छांव अच्छी है, लेकिन गंदगी परेशानी का सबब है। मुल्ला थोड़ी देर चुप रहे, जैसे किसी बहुत गहरे विचार में डूबे हों। गांव वाले और दोनों पड़ोसी उत्सुकता से मुल्ला के चेहरे की तरफ देख रहे थे। फिर मुल्ला ने अपनी टोपी थोड़ी टेढ़ी की और कहा, मैंने इस मामले पर विचार किया है और मैंने फैसला सुनाया है। मेरा फैसला यह है, अब से यह पूरा पेड़ उसकी जड़ से लेकर सबसे ऊंची शाखा तक महमूद की संपत्ति है। दरबार में सन्नाटा छा गया। गांव वाले, अहमद और महमूद सब हैरान रह गए। यह कैसा फैसला था? मुल्ला ने पूरा पेड़ ही महमूद को दे दिया। अहमद का चेहरा उतर गया, जबकि महमूद की आंखों में लालच और जीत की चमक आ गई। अहमद ने विरोध करना चाहा, लेकिन मुल्ला जी, यह पेड़ मेरा है। यह मेरी जमीन पर है। आप इसे महमूद को कैसे दे सकते हैं? महमूद मुस्कुरा रहा था। हाँ मुल्ला जी, यह बिल्कुल सही फैसला है। अब पेड़ मेरा है। मुल्ला ने अपना हाथ उठाकर दोनों को शांत किया। रुको रुको, मेरा फैसला पूरा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनो। मुल्ला ने आगे कहा, हाँ, पेड़ अब महमूद का है, लेकिन क्योंकि पेड़ अहमद की जमीन पर लगा हुआ है और उसकी जड़ें अहमद की जमीन में हैं, इसलिए महमूद को हर सुबह उस पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए अहमद को किराया देना होगा। यह सुनकर महमूद की मुस्कान गायब हो गई। किराया? अपनी ही संपत्ति के नीचे खड़े होने का किराया? यह कैसा फैसला था? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। महमूद, अब क्योंकि पेड़ तुम्हारा है, तुम्हें उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। और हाँ, क्योंकि यह पेड़ अहमद की जमीन पर है, तुम्हें रोज सुबह इस पेड़ के नीचे आकर खड़ा होना होगा। और जब तुम पेड़ के नीचे खड़े होगे तो उस जगह का किराया तुम्हें अहमद को देना होगा। जितनी देर तुम पेड़ के नीचे खड़े रहोगे, उतनी देर का किराया। महमूद सकते में आ गया। उसने सोचा था कि उसे पेड़ मुफ्त में मिल गया है, लेकिन मुल्ला ने तो एक नया झमेला खड़ा कर दिया था। पेड़ उसका था, लेकिन उसे उसकी जड़ वाली जगह के लिए किराया देना पड़ रहा था, और वह भी रोज सुबह।
यह तो फायदे का सौदा नहीं था। उसे पेड़ की देखभाल करनी थी, जो एक बड़ा काम था, और फिर रोज किराया भी देना था। अहमद शुरू में हैरान था, लेकिन मुल्ला की बात सुनकर उसके चेहरे पर राहत और समझदारी का भाव आ गया। उसे लगा कि मुल्ला ने कुछ ऐसा सोचा है जो पहली नजर में समझ नहीं आता। महमूद ने विरोध किया। यह कैसा फैसला है मुल्ला जी? पेड़ मेरा है तो मैं उसके नीचे खड़े होने का किराया क्यों दूं? मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जमीन अहमद की है। तुम्हारी संपत्ति पेड़, अब उसकी संपत्ति जमीन पर है। तुम्हें उसकी जमीन का उपयोग करने के लिए किराया देना होगा। लेकिन यह तो अजीब है, महमूद ने कहा। हाँ अजीब है, मुल्ला ने कहा। लेकिन तुम्हारा दावा भी तो अजीब था। तुम चाहते थे कि अहमद तुम्हारे आंगन की सफाई करे, सिर्फ इसलिए कि उसके पेड़ की शाखाएं तुम्हारे आंगन में हैं। तुम छांव का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उसकी वजह से होने वाली थोड़ी सी असुविधा नहीं उठाना चाहते थे। तुम एक चीज से फायदा चाहते थे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं। मुल्ला ने अपनी बात का निष्कर्ष निकाला। अब पेड़ तुम्हारा है। तुम इसकी छांव का पूरा फायदा उठा सकते हो। तुम्हें फल भी मिलेंगे, सूखे पत्ते भी। लेकिन तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, और इसकी जड़ वाली जगह का भी ध्यान रखना होगा, जो अहमद की जमीन पर है। और इसी ध्यान और जिम्मेदारी के प्रतीक के तौर पर तुम्हें रोज सुबह उस पेड़ के नीचे खड़े होकर अहमद को किराया देना होगा। महमूद सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि पेड़ का मालिक बनना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे उसकी देखभाल करनी थी, और रोज सुबह किराया देने की यह अजीबोगरीब शर्त भी थी। यह उसके लिए फायदे का सौदा नहीं रहा था। उसे सिर्फ छांव चाहिए थी, लेकिन अब उसे पूरा पेड़ और उसकी सारी परेशानियां मिल गई थीं, साथ ही एक अजीब किराया भी। महमूद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका लालच और दूसरों की चीजों पर नजर रखना उसे भारी पड़ गया था। उसने सोचा था कि वह मुल्ला को बेवकूफ बना देगा और मुफ्त में पेड़ की छांव और शायद फल भी ले लेगा, और अहमद से सफाई भी करवा लेगा। लेकिन मुल्ला ने उसकी चालाकी को समझ लिया था और उसे उसी के जाल में फंसा दिया था। नहीं मुल्ला जी, महमूद ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में हार थी। मुझे यह पेड़ नहीं चाहिए। आप अपना फैसला वापस ले लीजिए। मुल्ला मुस्कुराए। क्या तुम्हें यकीन है महमूद? पेड़ तो बहुत अच्छा है। उसकी छाव? नहीं नहीं, महमूद ने जल्दी से कहा। मुझे यह पेड़ नहीं चाहिए। यह अहमद का ही है। मुझे सिर्फ छाव चाहिए थी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और यह रोज किराया देना, यह मेरे लिए संभव नहीं है। मुल्ला ने अहमद की तरफ देखा। अहमद, क्या तुम अपना पेड़ वापस लेना चाहते हो? अहमद मुस्कुराया। हाँ मुल्ला जी, मेरा पेड़ मेरे पास ही रहे, यही बेहतर है। मुल्ला ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। ठीक है, तो फिर मेरा पहला फैसला रद्द किया जाता है। पेड़ अहमद का ही रहेगा, जैसा पहले था। लेकिन सूखे पत्ते और फल? महमूद ने पूछा। अब उसकी आवाज में पहले जैसा लालच नहीं था। सूखे पत्ते और फल, मुल्ला ने कहा, कुदरत का हिस्सा हैं। महमूद, तुम छांव का फायदा उठाते हो, तो थोड़ी बहुत सफाई तुम्हें खुद ही कर लेनी चाहिए। यह पड़ोसी होने का फर्ज है। अगर तुम्हें छांव चाहिए, तो तुम्हें उससे जुड़ी छोटी मोटी असुविधा भी स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो तुम पूरा पेड़ खरीद लो और उसकी पूरी जिम्मेदारी लो, या तुम छांव का आनंद लो और जो थोड़ी बहुत चीजें गिरें, उन्हें साफ कर लो। तुम सिर्फ फायदा लेकर जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। महमूद ने मुल्ला की बात मान ली।
उसे समझ आ गया था कि मुल्ला ने कितनी चतुराई से उसके लालच और अनुचित मांग को उजागर किया था। मुल्ला ने यह भी साबित कर दिया था कि समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा पारंपरिक नियमों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक समझदारी भरा और थोड़ा अटपटा फैसला भी काम कर जाता है, खासकर जब एक पक्ष अनुचित मांग कर रहा हो। गांव वाले मुल्ला के फैसले की तारीफ कर रहे थे। मुल्ला ने न सिर्फ झगड़ा खत्म किया था, बल्कि दोनों पड़ोसियों को एक सबक भी सिखाया था। महमूद ने सीखा कि लालच हमेशा अच्छा नहीं होता और तुम्हें फायदे के साथ जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। और अहमद ने सीखा कि कभी कभी तुम्हें अपनी चीजों से जुड़ी छोटी मोटी असुविधाओं को स्वीकार करना पड़ता है, खासकर जब उनसे दूसरों को भी फायदा हो रहा हो। मुल्ला नसरुद्दीन उस दिन फिर एक बार गांव के लिए जज साबित हुए, एक ऐसे जज जिन्होंने कानून की किताबों से नहीं बल्कि जीवन की गहरी समझ से फैसला सुनाया और दोनों पक्षों को न्याय के साथ साथ एक अनमोल सबक भी दिया। और सबने यह सीखा कि सच्चा न्याय कभी कभी सबसे अप्रत्याशित रूप में आता है। कहानी 3। गांव में एक समय ऐसा आया जब चीजें थोड़ी मुश्किल हो गईं। बारिश कम हुई थी, फसलें अच्छी नहीं हुई थीं और बाजार में सामानों के दाम आसमान छू रहे थे। लोगों के पास काम कम था और पैसे की तंगी हर घर में महसूस की जा रही थी। ऐसे में हमारे प्यारे मुल्ला नसरुद्दीन भी अछूते नहीं रहे। मुल्ला कोई बहुत अमीर आदमी तो थे नहीं, वह अपनी सादगी और कभी कभी अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाने जाते थे। उनका गुजारा खेती और कभी कभी छोटे मोटे काम करके चल जाता था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनकी भी हालत थोड़ी पतली हो गई थी। एक दिन मुल्ला के घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। उनकी पत्नी, जो हमेशा घर को किसी तरह चला लेती थीं, इस बार बहुत चिंतित थीं। मुल्ला जी, उन्होंने उदास स्वर में कहा, घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। बच्चे भूखे हैं, कुछ कीजिए। मुल्ला ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बच्चों के भूखे चेहरे उनसे देखे नहीं जा रहे थे। मुल्ला ने अपनी टोपी सिर पर ठीक से रखी और गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी जेबें टटोलीं, लेकिन उनमें हवा के सिवा कुछ नहीं था। फिक्र मत करो, मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, हालांकि उनकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर होता था। मैं कुछ करता हूं। मैं बाजार जाकर देखता हूं, शायद कोई काम मिल जाए या कोई मदद कर दे। मुल्ला घर से निकले। उनका दिल भारी था। वह गांव के सबसे अमीर आदमी हाजी करीम के घर की तरफ चल पड़े। हाजी करीम अपनी दौलत और अपनी कंजूसी दोनों के लिए मशहूर थे। वह लोगों को उधार तो देते थे, लेकिन बहुत ऊंचे ब्याज पर, और अगर कोई समय पर पैसा वापस न कर पाए तो उसकी इज्जत उतारने में भी पीछे नहीं रहते थे। मुल्ला को हाजी करीम से उधार मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज उनके पास कोई और चारा नहीं था। बच्चों का पेट भरना उनकी पहली प्राथमिकता थी। हाजी करीम अपने आलीशान घर के आंगन में मसंद पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक घमंड और आत्मसंतुष्टि का भाव था। मुल्ला को देखकर उनकी भवें तन गईं। अरे मुल्ला, तुम यहाँ? क्या काम है? हाजी करीम ने अपनी आवाज में थोड़ा रौब दिखाते हुए पूछा, जैसे मुल्ला का उनके घर आना कोई अचंभे की बात हो। मुल्ला ने झुककर सलाम किया। हाजी साहब, सलाम। मैं एक जरूरत लेकर आपके पास आया हूँ। जरूरत? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? हाजी करीम ने व्यंग्य से पूछा। तुम्हारे पास तो अक्ल की कोई कमी नहीं है, उसी से पेट भर लो। मुल्ला ने हाजी करीम के ताने को नजरअंदाज किया। हाजी साहब, घर में अनाज खत्म हो गया है। बच्चे भूखे हैं। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ,
जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपका उधार सूद समेत लौटा दूंगा। मुल्ला की आवाज में मजबूरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की। हाजी करीम ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें मुल्ला को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर मन ही मन खुशी हो रही थी। हम पैसे चाहिए। कितने? उन्होंने पूछा, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों। बस थोड़े से हाजी साहब, जिनसे कुछ दिनों का अनाज आ जाए, मुल्ला ने कहा। ठीक है, हाजी करीम ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन याद रखना ब्याज बहुत ज्यादा होगा, और अगर तुमने समय पर नहीं लौटाए तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने अपनी आंखों से धमकी दी। मुल्ला ने सिर झुका लिया। जी हाजी साहब, मैं आपकी शर्तें जानता हूं। हाजी करीम ने अपने मुनीम को आवाज दी और कुछ सिक्के मुल्ला को दिलवा दिए। सिक्के बहुत कम थे, लेकिन मुल्ला के लिए उस वक्त वे किसी खजाने से कम नहीं थे। मुल्ला ने हाजी करीम का शुक्रिया अदा किया और पैसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़े। उनका मन भारी था। उधार लेना उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा था, खासकर हाजी करीम जैसे आदमी से। लेकिन बच्चों की भूख के आगे उनकी सारी हिचक गायब हो गई थी। बाजार में मुल्ला ने जरूरी अनाज और कुछ और सामान खरीदा। घर लौटकर जब उन्होंने अनाज अपनी पत्नी को दिया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बच्चों ने जब खाना खाया तो मुल्ला को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उधार का बोझ उनके सिर पर था। हाजी करीम का चेहरा और उनकी धमकी भरी बातें मुल्ला को रह रहकर याद आती थीं। वह जानते थे कि उन्हें जल्द से जल्द यह उधार चुकाना होगा, वरना उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुल्ला ने काम ढूंढना शुरू कर दिया। वह खेतों में मजदूरी करने गए, लोगों के छोटे मोटे काम किए, यहाँ तक कि बाजार में सामान भी ढोया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि घर का खर्च चलाकर उधार भी चुका सकें। दिन बीतते जा रहे थे और हाजी करीम के पैसे लौटाने की तारीख नजदीक आ रही थी। मुल्ला की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाते थे। उन्हें सपने में हाजी करीम दिखाई देते, जो उनसे पैसे मांग रहे होते और उन्हें गालियां दे रहे होते। एक दिन मुल्ला बाजार में उदास बैठे थे, सोच रहे थे कि क्या करें। तभी उनकी नजर अपने पुराने दोस्त अहमद पर पड़ी। अहमद एक छोटा मोटा व्यापारी था, दिल का अच्छा और समझदार। उसने मुल्ला को उदास देखा तो उनके पास आया। क्या बात है मुल्ला जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अहमद ने पूछा। मुल्ला ने अहमद को अपनी सारी परेशानी बता दी। हाजी करीम से लिए उधार, उसकी शर्तें और पैसे न चुका पाने का डर। अहमद ने मुल्ला की बात ध्यान से सुनी। यह तो मुश्किल बात है मुल्ला जी। हाजी करीम पैसे के मामले में बहुत सख्त हैं। हाँ अहमद भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन। मुल्ला की आवाज में निराशा थी। अहमद ने कुछ देर सोचा। फिर उसने कहा, मुल्ला जी, मेरे पास एक तरकीब है। शायद इससे आपकी मदद हो जाए। क्या तरकीब है अहमद भाई? मुल्ला ने उत्सुकता से पूछा। आप एक काम कीजिए, अहमद ने कहा। आप कल सुबह ठीक सूरज निकलने के वक्त गांव के चौराहे पर जाइएगा। अपने साथ एक खाली बोरी और एक रस्सी ले जाइएगा। और हाँ, अपनी सबसे पुरानी और फटी हुई टोपी पहनकर जाइएगा। वहां जाकर बस चुपचाप खड़े रहिएगा। कुछ बोलिएगा नहीं, कुछ कीजिएगा नहीं। बस आसमान की तरफ देखते रहिएगा, जैसे आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। मुल्ला को अहमद की तरकीब थोड़ी अजीब लगी। खाली बोरी, रस्सी, फटी टोपी और चौराहे पर आसमान को ताकना। इससे पैसे कैसे मिलेंगे?
लेकिन अहमद उनका दोस्त था और हमेशा उनकी मदद करता था। मुल्ला ने सोचा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है अहमद भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, मुल्ला ने कहा। अगली सुबह मुल्ला ठीक सूरज निकलने के वक्त गांव के चौराहे पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी सबसे फटी हुई टोपी पहन रखी थी। उनके हाथ में एक खाली बोरी और एक रस्सी थी। वह चौराहे के बीचों बीच खड़े हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह किसी बहुत महत्वपूर्ण घटना का इंतजार कर रहे हों। गांव के लोग जब सुबह अपने कामों के लिए निकले तो उन्होंने मुल्ला को इस हालत में देखा। वे हैरान रह गए। मुल्ला नसरुद्दीन, जो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे, आज चौराहे पर बुत बने क्यों खड़े हैं? और यह फटी टोपी, खाली बोरी, रस्सी, यह सब क्या माजरा है? धीरे धीरे मुल्ला के आसपास भीड़ जमा होने लगी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, देखो मुल्ला को क्या हो गया है, शायद पागल हो गए हैं, लगता है किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किस चीज का? और इस तरह मुल्ला चुपचाप खड़े रहे, आसमान को ताकते हुए। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, किसी से बात नहीं की। यह खबर हाजी करीम तक भी पहुंची। उन्हें बताया गया कि मुल्ला नसरुद्दीन चौराहे पर अजीब हरकतें कर रहे हैं। हाजी करीम को लगा कि शायद मुल्ला उनके पैसे न चुका पाने के डर से पागल हो गए हैं। वह मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि अब मुल्ला की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। वह भी चौराहे की तरफ चल पड़े, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जब हाजी करीम चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला के चारों तरफ काफी भीड़ जमा है। मुल्ला अभी भी आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाजी करीम भीड़ को चीरते हुए मुल्ला के पास पहुंचे। अरे मुल्ला, यह क्या नाटक लगा रखा है? क्या पागल हो गए हो? मेरे पैसे कब लौटाओगे? हाजी करीम ने जोर से कहा, ताकि सब सुन सकें। मुल्ला ने धीरे से अपनी नजरें आसमान से हटाईं और हाजी करीम की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान थी। हाजी साहब, मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, मैं पागल नहीं हुआ हूं। मैं तो बस अपने अल्लाह से मदद मांग रहा हूं। अल्लाह से मदद? हाजी करीम ने व्यंग्य से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि आसमान से पैसे बरसेंगे तुम्हारी इस खाली बोरी में? नहीं हाजी साहब, मुल्ला ने कहा, पैसे तो शायद न बरसें, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अल्लाह किसी न किसी को तो मेरी मदद के लिए जरूर भेजेगा। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, खासकर जब वे मजबूर हों। मुल्ला ने फिर आसमान की तरफ देखा और जोर से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू सब देखता है, तू सब जानता है। तू जानता है कि मैं कितना मजबूर हूं। तू जानता है कि मुझ पर उधार का बोझ है। तू जानता है कि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। या अल्लाह, मेरी मदद कर। कोई ऐसा फरिश्ता भेज जो मेरी इस खाली बोरी को भर दे। मुल्ला की आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि वहां खड़ी भीड़ में से कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्हें मुल्ला की मजबूरी का एहसास हुआ। वे जानते थे कि मुल्ला एक मेहनती और ईमानदार आदमी हैं, लेकिन वक्त ने उन्हें मजबूर कर दिया था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आए। उनके हाथ में कुछ सिक्के थे। उन्होंने वे सिक्के मुल्ला की बोरी में डाल दिए। मुल्ला भाई, यह मेरी तरफ से छोटी सी मदद। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। फिर एक और आदमी आगे आया, फिर एक औरत, फिर कुछ और लोग। देखते ही देखते कई लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से मुल्ला की बोरी में पैसे डालने शुरू कर दिए।
किसी ने एक सिक्का डाला, किसी ने दो, किसी ने थोड़ा अनाज। लोगों को मुल्ला की ईमानदारी और उनकी मजबूरी पर भरोसा था। हाजी करीम यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इस तरह मुल्ला की मदद करेंगे। उन्हें लगा था कि मुल्ला का मजाक उड़ेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। लोग मुल्ला की मदद कर रहे थे और हाजी करीम अकेले पड़ गए थे। थोड़ी ही देर में मुल्ला की बोरी पैसों और अनाज से काफी भर गई। मुल्ला ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और फिर उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी मदद की थी। उन्होंने अपनी बोरी उठाई और सीधे हाजी करीम के पास गए। उन्होंने बोरी में से उतने सिक्के निकाले जितने उन्होंने हाजी करीम से उधार लिए थे और थोड़ा ज्यादा ब्याज भी मिला दिया। यह लीजिए हाजी साहब, आपका उधार, सूद समेत, मुल्ला ने कहा। उनके चेहरे पर अब शांति और संतोष था। हाजी करीम का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुल्ला इतनी जल्दी उनका उधार चुका देंगे, वह भी इस तरह। उन्हें अपनी कंजूसी और अपने बुरे व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। गांव वालों की नजर में वह और भी नीचे गिर गए थे। मुल्ला ने बाकी बचे पैसे और अनाज लेकर घर की राह ली। रास्ते में उन्होंने अहमद को देखा, जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुल्ला ने उसे धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर मुल्ला ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। उनकी पत्नी बहुत खुश हुई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन सभी लोगों का जिन्होंने उनकी मदद की थी। उस दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने यह साबित कर दिया कि मजबूरी इंसान को उधार लेने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और इंसान हिम्मत न हारे तो अल्लाह किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि जरूरत और मजबूरी में इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, मुल्ला ने यह भी साबित किया कि कभी कभी सबसे अजीब तरकीबें भी काम कर जाती हैं, खासकर जब वे दिल से निकली हों और दूसरों की भलाई के लिए हों। उधार लेना मजबूरी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी और लोगों का भरोसा सबसे बड़ी दौलत होती है। कहानी 4। कपड़े सिलने वाला और मुल्ला, पेशे और ग्राहक। गांव के बाजार में एक तरफ सब्जी मंडी थी, दूसरी तरफ अनाज की दुकानें और एक कोने में एक कपड़े सिलने वाले की छोटी सी दुकान थी। यह दर्जी अपने काम में माहिर था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अजीब था। उसे हमेशा लगता था कि ग्राहक उसे परेशान करने आते हैं, उसकी मेहनत का मोल नहीं समझते और हमेशा ज्यादा काम करवाते हैं जबकि पैसा कम देते हैं। नतीजतन वह अक्सर ग्राहकों से रूखा व्यवहार करता था और उनके आने पर खुश नहीं होता था। गांव में हमारे प्यारे मुल्ला नसरुद्दीन भी रहते थे। मुल्ला अपने लिए कभी कभार ही नए कपड़े बनवाते थे, क्योंकि वह सादा जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक नए कोट की जरूरत महसूस हुई। उनका पुराना कोट फट गया था और अब पहनने लायक नहीं रहा था। मुल्ला ने बाजार जाने का फैसला किया और उसी दर्जी के पास गए जो अपने हुनर के लिए जाना जाता था, लेकिन जिसके स्वभाव से सब वाकिफ थे। जब मुल्ला दर्जी की दुकान पर पहुंचे तो दर्जी हमेशा की तरह गंभीर मुद्रा में बैठा अपना काम कर रहा था। सलाम वालेकुम दर्जी साहब, मुल्ला ने दुकान में प्रवेश करते हुए कहा। दर्जी ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, वालेकुम सलाम। क्या चाहिए? उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था, जैसे वह मुल्ला के आने से खुश न हो। मुझे एक नया कोट बनवाना है, मुल्ला ने कहा। ठंड का मौसम आ रहा है और मेरा पुराना कोट। नया कोट, दर्जी ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। किस कपड़े का? कैसा डिजाइन? नाप लेना होगा। समय लगेगा। पैसे ज्यादा लगेंगे। उसने एक ही सांस में सारी शर्तें बता दी, जैसे मुल्ला को डरा रहा हो। मुल्ला मुस्कुराए।
उन्हें दर्जी के स्वभाव के बारे में पता था। कपड़ा तो आप बता दीजिए दर्जी साहब, जो सबसे अच्छा हो, जिसमें ठंड न लगे। डिजाइन जैसा आप अच्छा समझें। और पैसे जो भी आपकी मेहनत का वाजिब मोल हो, वह मैं दूंगा, मुल्ला ने शांति से जवाब दिया। दर्जी ने थोड़ी देर सोचा। मुल्ला की बातों में कोई चालाकी नहीं थी, वह सीधे सादे दिख रहे थे। दर्जी ने कहा, ठीक है, यह कपड़ा अच्छा रहेगा, इसमें ठंड नहीं लगेगी। डिजाइन मैं अपनी पसंद का बना दूंगा। नाप दीजिए। दर्जी ने मुल्ला का नाप लिया। नाप लेने के दौरान भी वह बड़बड़ाता रहा। कस्टमर आते हैं, सोचते हैं कपड़ा सिलना कोई खेल है। पता नहीं कितनी मेहनत लगती है। एक एक धागा पिरोना पड़ता है। आंखें दुख जाती हैं, कमर टूट जाती है। और पैसे बस थोड़े से देकर सोचते हैं बहुत बड़ा काम करवा लिया। कोई कदर ही नहीं है हुनर की। मुल्ला चुपचाप दर्जी की बातें सुनते रहे। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहस नहीं की। जब नाप हो गया तो दर्जी ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते बाद आना, तुम्हारा कोट तैयार हो जाएगा। शुक्रिया दर्जी साहब, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा, मुल्ला ने कहा और वहां से चले गए। मुल्ला चले गए, लेकिन दर्जी के मन में मुल्ला की बात अटक गई, जो भी आपकी मेहनत का वाजिब मोल हो, वह मैं दूंगा। उसे लगा कि मुल्ला ने शायद उसकी मेहनत का अंदाजा नहीं लगाया है। उसे मुल्ला से ज्यादा पैसे ऐंठने का विचार आया। 1 हफ्ते बाद मुल्ला दर्जी की दुकान पर पहुंचे। सलाम वालेकुम दर्जी साहब, मेरा कोट तैयार है, मुल्ला ने पूछा। दर्जी हमेशा की तरह गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसने सिर उठाया। आ गए मुल्ला, तुम्हारा कोट तैयार है। यही है। दर्जी ने एक नया सिला हुआ कोट निकाला। कोट वाकई बहुत अच्छा बना था। कपड़ा भी बढ़िया था और सिलाई भी बहुत साफ सुथरी थी। मुल्ला ने कोट देखा। उन्हें पसंद आया। उन्होंने कोट पहना। कोट एकदम सही नाप का था और बहुत आरामदायक लग रहा था। वाह दर्जी साहब, कोट तो बहुत शानदार बना है। आपकी कारीगरी कमाल की है, मुल्ला ने ईमानदारी से तारीफ की। दर्जी को मुल्ला की तारीफ सुनकर थोड़ी खुशी हुई, लेकिन उसने दिखाया नहीं। हाँ, मेहनत लगती है इसमें। आसान नहीं है कपड़ा सिलना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दर्जी साहब, यह तो हुनर का काम है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप यह सब कैसे कर लेते हैं, मुल्ला ने कहा। मुल्ला की बातों से दर्जी थोड़ा नरम पड़ा। हाँ, बहुत बारीक काम होता है। आंखें थक जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ दर्जी साहब, आपकी मेहनत वाकई काबिले तारीफ है, मुल्ला ने कहा। फिर मुल्ला ने कोट उतारा। तो बताइए दर्जी साहब, इस कोट की क्या कीमत हुई? आपकी मेहनत का क्या मोल है? दर्जी ने थोड़ी देर सोचा। उसने मुल्ला को तारीफ करते सुना था। उसे लगा कि शायद मुल्ला उसकी मेहनत की कीमत समझ गया है। उसने सोचा कि यह सही मौका है ज्यादा पैसे मांगने का। इस कोट की कीमत, दर्जी ने कहा, इस कोट की कीमत है 20 सिक्के। मुल्ला हैरान हो गए। 20 सिक्के? यह तो बहुत ज्यादा थे। यह उस समय के हिसाब से एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम थी, खासकर एक कोट के लिए। 20 सिक्के, मुल्ला ने दोहराया, जैसे उन्हें यकीन न हो। हाँ, 20 सिक्के, दर्जी ने दृढ़ता से कहा। इसकी मेहनत का यही मोल है। कपड़ा महंगा है, सिलाई पक्की है, और मेरी कारीगरी, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं।
मुल्ला जानते थे कि दर्जी बहुत ज्यादा मांग रहा है, लेकिन उन्होंने दर्जी से बहस नहीं की। उन्होंने कहा था कि जो भी वाजिब मोल होगा वह देंगे। मुल्ला ने अपनी जेब में हाथ डाला। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा, अब क्या करूं? मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यह वही मुस्कान थी जो अक्सर तब आती थी जब उनके दिमाग में कोई अनोखा विचार आता था। ठीक है दर्जी साहब, मुल्ला ने कहा। 20 सिक्के। आपकी मेहनत का यही मोल है। मैं आपको 20 सिक्के दूंगा। दर्जी थोड़ा चकित हुआ। उसने सोचा था कि मुल्ला मोलभाव करेगा, लेकिन मुल्ला ने इतनी जल्दी हाँ कर दी। दर्जी खुश हो गया। 20 सिक्के। यह उसकी उम्मीद से ज्यादा थे। लेकिन मुल्ला ने आगे कहा, मेरे पास अभी 20 सिक्के नहीं हैं। मैं आपको बाद में दूंगा। दर्जी का चेहरा उतर गया। बाद में? कब बाद में? मुझे अभी पैसे चाहिए। चिंता मत करो दर्जी साहब, मुल्ला ने कहा। मैं आपको 20 सिक्के दूंगा। मैं वादा करता हूं। बस थोड़ा समय लगेगा। दर्जी को मुल्ला की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि मुल्ला बहाना बना रहा है। नहीं मुल्ला, मुझे अभी पैसे चाहिए, या फिर तुम यह कोट वापस दो। मुल्ला ने कोट पकड़ा हुआ था। देखो दर्जी साहब, मैंने कोट ले लिया है और मैं आपको पैसे दूंगा। मैं वादा करता हूं। लेकिन मैं आपको यह कोट पहने हुए पैसे दूंगा। कोट पहने हुए पैसे दूंगा, दर्जी ने कहा। इसका क्या मतलब है? मुल्ला ने कहा, इसका मतलब है कि जब मैं यह कोट पहनूंगा तभी मैं आपको 20 सिक्के दूंगा। जब तक मैं इसे नहीं पहनूंगा तब तक पैसे नहीं दूंगा। दर्जी को यह बहुत अजीब लगा। लेकिन मुल्ला की बातों में एक अजीब सी तर्कसंगति थी। लेकिन तुम तो इसे पहनोगे ही। ठंड आ रही है, दर्जी ने कहा। हाँ पहनूंगा, मुल्ला ने कहा। लेकिन सिर्फ तब जब मुझे इसकी जरूरत होगी। और जब मैं इसे पहनूंगा तभी आपको पैसे दूंगा। दर्जी को यह सौदा पसंद नहीं आया, लेकिन मुल्ला ने कोट पहन लिया था। उसे लगा कि मुल्ला जरूर इसे पहनेगा और फिर उसे पैसे मिल जाएंगे। उसने सोचा, ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। मुल्ला कोट पहनकर दुकान से निकल गए। दर्जी बेसब्री से इंतजार करने लगा कि मुल्ला कब कोट पहने और उसे पैसे दे। लेकिन मुल्ला ने वह कोट नहीं पहना। पूरे दिन और अगले दिन भी मुल्ला ने अपना पुराना फटा हुआ कोट ही पहना। ठंड बढ़ रही थी, लेकिन मुल्ला नए कोट की तरफ देखते भी नहीं थे। दर्जी परेशान हो गया। वह मुल्ला को फटे हुए कोट में देखता और सोचता, यह आदमी नया कोट क्यों नहीं पहन रहा? उसे डर था कि मुल्ला उसे 20 सिक्के नहीं देगा। कुछ दिन बाद दर्जी मुल्ला के पास गया। मुल्ला जी, ठंड बहुत है। आप अपना नया कोट क्यों नहीं पहन रहे? मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। आपको इसे पहनना चाहिए और मुझे मेरे पैसे देने चाहिए, दर्जी ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। मुल्ला मुस्कुराए। नमस्ते दर्जी साहब। हाँ, ठंड तो है, लेकिन मुझे अभी अपने नए कोट की जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरा यह पुराना कोट भी काम चला रहा है। काम चला रहा है? यह फटा हुआ है, दर्जी ने कहा। हाँ, थोड़ा फटा है, मुल्ला ने कहा। लेकिन इसमें भी गर्मी है। और जब तक मुझे सचमुच जरूरत महसूस नहीं होगी तब तक मैं नया कोट नहीं पहनूंगा। और जब तक मैं इसे पहनूंगा नहीं तब तक आपको पैसे नहीं दूंगा, जैसा कि तय हुआ था। दर्जी गुस्से से लाल हो गया।
उसे समझ आ गया था कि मुल्ला ने उसकी चाल समझ ली थी। मुल्ला यह साबित कर रहे थे कि अगर दर्जी अपनी मेहनत का इतना ज्यादा मोल लगा रहा है तो ग्राहक भी उस मेहनत का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से ही करेगा। दर्जी ने सोचा था कि वह ऊंची कीमत वसूल लेगा और मुल्ला तुरंत पैसे दे देगा, लेकिन मुल्ला ने कीमत दी ही नहीं क्योंकि उन्होंने कोट का उपयोग शुरू नहीं किया था। दर्जी को एहसास हुआ कि उसने लालच में आकर बहुत ज्यादा कीमत मांगी थी और मुल्ला ने अपनी चतुराई से उसे उसी की शर्त में फंसा लिया था। लेकिन यह तो अनफेयर है मुल्ला जी, दर्जी ने कहा। आप कोट ले गए और अब पैसे नहीं दे रहे, मेरी मेहनत का क्या होगा? मुल्ला ने कहा, दर्जी साहब, मैंने कब कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा? मैंने कहा है कि जब मैं इसे पहनूंगा तभी दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोट का मोल इतना ज्यादा है कि ग्राहक उसे अपनी जरूरत के हिसाब से भी पहन न सके तो शायद आपने मोल गलत लगाया है। मुल्ला ने आगे कहा, आपने अपनी मेहनत का मोल लगाया 20 सिक्के। शायद आपने उस मेहनत का मोल लगा लिया जो आपने इसे बनाने में की, लेकिन क्या आपने उस मेहनत का भी मोल लगाया जो ग्राहक को ये 20 सिक्के कमाने में लगती है? क्या आपने ग्राहक की जरूरत और उसकी जेब का भी हिसाब लगाया? मुल्ला ने दर्जी की आंखों में देखा। दर्जी साहब, आपका हुनर बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन हुनर और मेहनत का मोल तब होता है जब वह किसी के काम आ सके, जब वह किसी की जरूरत पूरी कर सके और जब उसकी कीमत ऐसी हो कि जरूरतमंद उसे खरीद सके। अगर आप अपनी मेहनत का इतना ज्यादा मोल लगाएंगे कि लोग उसे खरीद ही न सकें या इस्तेमाल ही न कर सकें तो उस मेहनत का क्या फायदा? वह तो सिर्फ दुकान में रखी रहेगी या फिर ग्राहक उसे लेकर ऐसे ही बैठा रहेगा, जरूरत होने पर भी पहन न सके। दर्जी मुल्ला की बातें सुनकर शांत हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हमेशा सिर्फ अपनी मेहनत और अपने हुनर की कीमत देखी थी, कभी ग्राहक की जरूरत, उसकी क्षमता और उसकी मेहनत को नहीं देखा था। उसने सोचा था कि ग्राहक को उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, चाहे वह कितनी भी ज्यादा क्यों न हो। लेकिन मुल्ला ने उसे दिखाया था कि ग्राहक के पास हमेशा चुनाव होता है, या तो वह ज्यादा कीमत दे या फिर उस चीज का उपयोग ही न करे। और अगर ग्राहक उपयोग ही न करे तो दर्जी की मेहनत और हुनर दोनों बेकार हो जाएंगे। आप सही कहते हैं मुल्ला जी, दर्जी ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में विनम्रता थी। मैंने अपनी मेहनत का मोल बहुत ज्यादा लगाया। मैंने ग्राहक की जरूरत और उसकी मेहनत का हिसाब नहीं लगाया। तो अब क्या किया जाए, दर्जी साहब? मुल्ला ने पूछा। दर्जी ने कहा, आप कोट पहनिए मुल्ला जी, आपको इसकी जरूरत है, और आप मुझे वही वाजिब मोल दीजिए जो आपको सही लगे। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने कोट उठाया और पहन लिया। जरूरत तो अब महसूस हो रही है दर्जी साहब। और वाजिब मोल? मुल्ला ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। यह लीजिए, यह 10 सिक्के हैं। क्या यह आपकी मेहनत का वाजिब मोल है? दर्जी ने सिक्के लिए। 10 सिक्के भी उस समय के हिसाब से एक कोट के लिए ठीक ठाक कीमत थी, 20 सिक्के से बहुत कम। लेकिन दर्जी संतुष्ट था। उसे एहसास हुआ कि यह कीमत वाजिब थी और यह कि उसका कोट आखिरकार किसी के काम आ रहा था। हाँ मुल्ला जी, दर्जी ने कहा, यह वाजिब मोल है। आपका शुक्रिया। मुल्ला ने नया कोट पहना और दर्जी को धन्यवाद देकर चले गए। उस दिन से दर्जी का स्वभाव थोड़ा बदल गया। वह अभी भी कभी कभी बड़बड़ाता था, लेकिन ग्राहकों से उसका व्यवहार थोड़ा बेहतर हो गया था। उसने समझ लिया था कि पेशे का सम्मान सिर्फ अपनी मेहनत का मोल लगाने से नहीं होता,
बल्कि ग्राहक की जरूरत, उसकी क्षमता और दोनों के बीच संतुलन बिठाने से होता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे सिखाया था कि हुनर तब तक अधूरा है जब तक वह जरूरतमंद के काम न आए, और ग्राहक तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक उसे उसकी मेहनत का वाजिब मोल न मिले। मुल्ला ने ग्राहक के अधिकार और पेशे की समझदारी पर एक अनमोल सबक सिखाया था। कहानी 5। गांव में मुल्ला नसरुद्दीन का घर बहुत शांत और सुकून भरा था। उनका आंगन खुला था जहां वह अक्सर अपने गधे के साथ बैठते, आसमान देखते या बस धूप सेंकते हुए अपनी टोपी ठीक करते। मुल्ला अपनी सादगी और कभी-कभी अजीब लगने वाली बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उनसे प्यार भी करते थे और कभी-कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन यह जानते थे कि मुल्ला की बातों में कोई न कोई गहरी बात जरूर छिपी होती है। लेकिन मुल्ला का यह शांत जीवन पूरी तरह से शांत नहीं रह पाता था, और इसका मुख्य कारण थे उनके पड़ोसी करीम। करीम स्वभाव से बहुत झगड़ालू नहीं थे, लेकिन उन्हें हर चीज में शिकायत करने की आदत थी। उनका मिजाज हमेशा थोड़ा बिगड़ा रहता था और उन्हें अपने आसपास की हर चीज में कुछ न कुछ कमी नजर आती थी। और क्योंकि मुल्ला का घर उनके ठीक बगल में था, मुल्ला और उनका जीवन करीम की शिकायतों का सबसे आसान और अक्सर बनने वाला निशाना था। करीम की शिकायतें छोटी छोटी होती थीं, इतनी छोटी कि अक्सर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन करीम के लिए वे बड़ी समस्याएं थीं। यह सिलसिला रोज का था। सुबह होते ही जब मुल्ला अपने आंगन में सुबह की ताजी हवा का आनंद ले रहे होते, करीम की आवाज आ जाती, मुल्ला जी, यह आपका गधा रात भर चिल्लाता रहा। मेरी नींद खराब हो गई, करीम दरवाजे के पास आकर शिकायत करते। जबकि मुल्ला का गधा रात भर शांति से अपने अहाते में खड़ा ऊँघता रहता था। या कभी, मुल्ला जी, आपके घर से बहुत धुआं आता है जब आप खाना बनाते हैं। सारा धुआं मेरे घर में घुस जाता है। जबकि मुल्ला बहुत कम लकड़ी जलाते थे और धुआं नाम मात्र का होता था। या फिर, मुल्ला जी, आपका आंगन बहुत गंदा रहता है। उसकी धूल मेरे घर की तरफ आती है। हालांकि मुल्ला अपना आंगन साफ ही रखते थे। मुल्ला शुरू में करीम की शिकायतों को धैर्य से सुनते थे। वह कोशिश करते थे उन्हें समझाएं। पड़ोसी जी, मेरा गधा तो रात भर चुप ही रहता है, शायद कोई और जानवर होगा, या धुआं। मैं तो बहुत कम लकड़ी जलाता हूँ, शायद यह गांव के किसी और घर से आ रहा होगा, या आंगन तो मैं रोज साफ करता हूँ, लेकिन हवा तो धूल उड़ा ही देती है। लेकिन करीम कुछ सुनने को तैयार नहीं होते थे। वह अपनी शिकायत पर अड़े रहते, आवाज ऊंची कर लेते और मुल्ला की सफाई को बहाना बताते। नहीं मुल्ला जी, यह आपका ही गधा है, आपका ही धुआं है, आपकी ही धूल है। आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते। आप गांव में अशांति फैलाते हैं। यह रोज का किस्सा बन गया। मुल्ला चाहे कुछ भी करें, करीम को शिकायत मिल ही जाती थी। मुल्ला अगर आंगन में बैठकर हंसते तो करीम कहते, मुल्ला जी, इतना शोर मत मचाइए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अगर मुल्ला चुपचाप बैठे रहते तो करीम कहते, मुल्ला जी, आप हमेशा बस बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। यह अच्छी बात नहीं है। अगर मुल्ला कहीं बाहर जाते तो करीम कहते, मुल्ला जी, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको तो घर पर होना चाहिए। मुल्ला परेशान हो गए। वह करीम से बचना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी होने के नाते यह मुश्किल था। उन्होंने कोशिश की कि वह करीम से कम मिलें, लेकिन करीम खुद मुल्ला के पास आ जाते या उनके दरवाजे पर दस्तक दे देते। मुल्ला ने गांव के कुछ लोगों से भी सलाह ली। यह करीम मेरी जिंदगी मुश्किल कर रहा है, हर बात पर शिकायत करता है, मैं क्या करूं? एक दोस्त ने कहा,
उसे नजरअंदाज कर दो मुल्ला जी। वह शिकायत करके थक जाएगा। मुल्ला ने कोशिश की, लेकिन करीम और जोर से शिकायत करने लगते थे। दूसरे ने कहा, उसे जवाब दो मुल्ला जी। उसे बताओ कि वह गलत है। मुल्ला ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इससे बात और बिगड़ जाती थी और बहस झगड़े में बदल जाती थी। एक और दोस्त ने कहा, उसे कुछ पैसे दे दो मुल्ला जी, शायद वह चुप हो जाए। मुल्ला ने सोचा, यह तो रिश्वत हुई, और कब तक दूंगा। और करीम की शिकायतें पैसों के बारे में नहीं हैं। मुल्ला समझ गए कि करीम की समस्या सिर्फ स्पेसिफिक शिकायतों में नहीं थी, बल्कि शिकायत करना ही उसकी आदत थी। शायद उसे इसमें एक तरह का सुकून मिलता था, या शायद वह दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। मुल्ला को इस समस्या का कोई ऐसा हल ढूंढना था जो करीम की शिकायत करने की आदत को ही प्रभावित करे, बजाय कि एक एक शिकायत का जवाब देने के। मुल्ला ने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने करीम के व्यवहार को देखा। करीम को शिकायत तब करनी होती थी जब वह किसी चीज से असहमत होता था, या जब उसे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। उसे तुरंत अपनी बात कहनी होती थी, बिना सोचे समझे। मुल्ला के दिमाग में एक विचार आया। यह थोड़ा अजीब था, लेकिन मुल्ला के अंदाज का था। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर मैं करीम को शिकायत करने का एक निर्धारित समय दे दूं? क्या होगा अगर मैं उसकी शिकायत को एक तरह की औपचारिक प्रक्रिया बना दूं? अगले दिन जैसे ही करीम मुल्ला के आंगन में सुबह की शिकायत लेकर आए, इस बार शिकायत यह थी कि मुल्ला के मुर्गे ने बांग देकर उन्हें बहुत जल्दी उठा दिया। मुल्ला ने करीम को रोका। रुको रुको पड़ोसी जी, मुल्ला ने कहा। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी, जिसने करीम को थोड़ा हैरान कर दिया। करीम को उम्मीद थी कि मुल्ला या तो सफाई देंगे या परेशान होंगे। क्या है? क्या रुकू? करीम ने गुस्से से पूछा। तुम्हारा मुर्गा। हाँ हाँ मुर्गा, मुल्ला ने बात काटते हुए कहा। पड़ोसी जी, मैंने तुम्हारी शिकायतों के बारे में बहुत सोचा है, और मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी शिकायतें बहुत जरूरी हैं। तुम्हारी बातों में दम होता है, और मुझे उन पर ठीक से ध्यान देना चाहिए। करीम थोड़ा चकित हुए। मुल्ला आज तक कभी उनकी शिकायतों को जरूरी या दमदार नहीं बताया था। तो करीम ने उत्सुकता से पूछा, तो मैंने फैसला किया है, मुल्ला ने कहा, कि मैं तुम्हारी शिकायतों को सुनने के लिए एक खास शिकायत का समय रखूंगा। इस तरह हम दोनों का समय बचेगा और मैं तुम्हारी हर शिकायत को पूरे ध्यान से सुन पाऊंगा। शिकायत का समय? यह क्या बकवास है? करीम ने कहा। बकवास नहीं, पड़ोसी जी। यह बहुत गंभीर बात है। मैंने तय किया है कि रोज शाम को ठीक सूरज डूबने से पहले मैं अपने आंगन में बैठूंगा और तुम आकर अपनी सारी शिकायतें मुझसे बता सकते हो। उस समय मैं सिर्फ तुम्हारी शिकायतें सुनूंगा और उन्हें लिखूंगा। मुल्ला ने पूरी गंभीरता से कहा, जैसे वह कोई शाही फरमान सुना रहे हों। करीम को यह विचार अजीब लगा, लेकिन मुल्ला की गंभीरता और उनकी बातों को जरूरी बताने से उन्हें थोड़ी संतुष्टि मिली। उन्हें लगा कि शायद मुल्ला उनकी शिकायतों को सचमुच सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, करीम ने झिझकते हुए कहा। शाम को सूरज डूबने से पहले? हाँ, बिल्कुल ठीक उसी वक्त, मुल्ला ने कहा। लेकिन याद रखना, शिकायतें सिर्फ उसी समय बताई जाएंगी। बाकी पूरे दिन कोई शिकायत नहीं। अगर तुम्हें दिन में कोई शिकायत हो तो उसे याद रखना और शाम को शिकायत के समय पर बताना। करीम चले गए, यह सोचते हुए कि यह कैसा अजीब समझौता है। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि मुल्ला ने उनकी शिकायतों को महत्व दिया था। शाम को मुल्ला अपने आंगन में एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ में एक पुरानी कॉपी और एक पेन था, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए तैयार हों।
ठीक सूरज डूबने से पहले करीम आए। उनके चेहरे पर शिकायतों की एक लंबी लिस्ट तैयार थी। शिकायत का समय शुरू होता है, मुल्ला ने घोषणा की। बताओ पड़ोसी जी, क्या शिकायतें हैं तुम्हारी? करीम ने शुरू किया। मुल्ला जी, आज सुबह आपके मुर्गे ने बहुत जल्दी बांग दी। फिर आपके गधे ने अजीब आवाजें निकाली। दोपहर में आपकी बिल्ली मेरी दीवार पर चढ़ गई। और शाम को आपके आंगन से मुझे अजीब सी गंध आई। मुल्ला ने सिर हिलाया और ध्यान से करीम की बातें कॉपी में नोट करते रहे। वह बीच में कोई सफाई नहीं दे रहे थे, कोई तर्क नहीं दे रहे थे। वह बस सुन रहे थे और लिख रहे थे। करीम शिकायतें करते रहे और मुल्ला लिखते रहे। जब करीम की शिकायतें खत्म हो गईं, तो मुल्ला ने कॉपी बंद कर दी। बस इतनी ही शिकायतें हैं आज की, पड़ोसी जी? मुल्ला ने पूछा। हाँ हाँ, आज के लिए बस इतनी ही, करीम ने कहा। ठीक है, आज का शिकायत का समय समाप्त हुआ, मुल्ला ने कहा। कल फिर इसी समय आना, अगर कोई और शिकायत हो तो। शुरू में करीम को यह शिकायत का समय पसंद आया। उन्हें लगा कि उन्हें आखिर मुल्ला की तरफ से ध्यान मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस प्रक्रिया में कुछ अजीब लगने लगा। सबसे पहले उन्हें दिन भर अपनी शिकायतों को याद रखना पड़ता था। पहले तो शिकायत आते ही वह तुरंत मुल्ला के पास पहुंच जाते थे, लेकिन अब उन्हें शाम तक इंतजार करना पड़ता था। कई छोटी मोटी शिकायतें वह शाम तक भूल ही जाते थे। दूसरे शिकायत के समय पर मुल्ला के चुपचाप सुनने और लिखने से करीम को वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी जिसकी उन्हें आदत थी। मुल्ला बहस नहीं कर रहे थे, परेशान नहीं हो रहे थे, सफाई नहीं दे रहे थे। वह सिर्फ सुन रहे थे, जैसे कोई जज किसी केस की सुनवाई कर रहा हो। इससे करीम को शिकायत करने में वह मजा नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था जैसे वह एक खाली कमरे में बोल रहे हों। तीसरे, करीम को शाम को शिकायत के समय के लिए शिकायतें इकट्ठी करनी पड़ती थीं। अगर उनके पास पर्याप्त शिकायतें नहीं होती थीं, तो उन्हें लगता था जैसे उन्होंने मुल्ला का और अपना समय बर्बाद किया है। कभी कभी उन्हें जानबूझकर कोई छोटी सी बात ढूंढनी पड़ती थी जिसे वह शिकायत का रूप दे सकें। शिकायत करना जो पहले एक सहज प्रतिक्रिया थी, अब एक काम बन गया था। धीरे धीरे करीम को शिकायत करना थकाने वाला लगने लगा। शाम को शिकायत के समय पर जाने का मन नहीं करता था। उनके पास बताने के लिए नई शिकायतें कम होती जा रही थीं, या फिर उन्हें वही पुरानी शिकायतें बार बार दोहराने पड़ती थीं, जो उन्हें खुद अजीब लगने लगा था। मुल्ला रोज शाम को उसी समय अपनी कॉपी पेन लेकर आंगन में बैठते थे। पहले दिन करीम ने काफी शिकायतें की थीं। दूसरे दिन थोड़ी कम, तीसरे दिन और भी कम, और चौथे दिन करीम शाम को शिकायत के समय पर आए, लेकिन उनके पास बताने के लिए कोई खास शिकायत नहीं थी। क्या हुआ पड़ोसी जी, आज कोई शिकायत नहीं? मुल्ला ने पूछा। करीम झेंप गए। नहीं मुल्ला जी, आज तो सब ठीक ही रहा। मुल्ला मुस्कुराए। अच्छा, तो आज शिकायत का समय खाली रहा। कोई बात नहीं, कल फिर आना। पांचवें दिन करीम आए ही नहीं। छठे दिन भी नहीं। सातवें दिन मुल्ला ने देखा कि करीम उनके पास शिकायत लेकर नहीं आए थे। बल्कि जब मुल्ला ने सुबह अपने आंगन में गधे को बांधा तो करीम ने कुछ नहीं कहा। जब शाम को मुल्ला ने आग जलाई तब भी करीम चुप रहे। कुछ दिन बाद मुल्ला बाजार में करीम से मिले। अरे पड़ोसी जी, आजकल आप शिकायत के समय पर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? क्या सब कुछ ठीक है? मुल्ला ने पूछा। करीम थोड़ा शर्मा गए। हाँ मुल्ला जी, अब कोई शिकायत नहीं है।
कोई शिकायत नहीं है। क्या मेरा गधा अब आवाज नहीं करता? क्या मेरा धुआं अब परेशान नहीं करता? क्या मेरा आंगन अब गंदा नहीं रहता? मुल्ला ने एक एक करके करीम की पुरानी शिकायतें याद दिलाईं। करीम ने सिर झुका लिया। नहीं मुल्ला जी, अब अब मुझे इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने करीम के कंधे पर हाथ रखा। देखो पड़ोसी जी, शिकायत करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन जब शिकायतें आदत बन जाती हैं और बिना वजह की हो जाती हैं, तो वे हमें खुद ही परेशान करने लगती हैं। जब तुम्हें शिकायत करने का एक खास समय मिल गया और तुम्हें अपनी शिकायतों को इकट्ठा करना पड़ा और उन्हें औपचारिक रूप से बताना पड़ा, तो तुम्हें खुद एहसास हुआ कि तुम्हारी ज्यादातर शिकायतें कितनी छोटी और बेबुनियाद थीं। मुल्ला ने आगे कहा, शिकायतें तब तक ताकतवर होती हैं जब वे अचानक आती हैं और सामने वाले को चौंका देती हैं। लेकिन जब उन्हें एक तय समय और जगह दे दी जाती है, तो उनकी आधी ताकत खत्म हो जाती है। और जब शिकायत करने वाले को खुद अपनी शिकायतें सुननी पड़ती हैं या उन्हें दोहराना पड़ता है, तो वह खुद ही उनसे ऊब जाता है। करीम ने मुल्ला की बात सुनी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि मुल्ला की शिकायत का समय उनकी कंजूसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तरकीब थी जिसने करीम को खुद अपनी शिकायत करने की आदत से छुटकारा पाने में मदद की थी। मुल्ला ने लोगों से निपटने का एक अनोखा तरीका सिखाया था। कभी कभी समस्याओं से सीधे लड़ने के बजाय उन्हें एक ऐसा ढांचा देना पड़ता है जिसमें वे अपनी ताकत खो दें। उस दिन के बाद से करीम की शिकायतें बहुत कम हो गईं। वह अभी भी कभी कभी छोटी मोटी बातें कहते थे, लेकिन वह पहले जैसी लगातार और बेबुनियाद शिकायतें नहीं करते थे। मुल्ला और करीम के बीच का रिश्ता भी थोड़ा बेहतर हो गया था। मुल्ला ने साबित कर दिया था कि लोगों की मुश्किल आदतों से निपटना हमेशा टकराव से नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी तरकीब, थोड़ी सी समझ और धैर्य से भी समस्या हल हो जाती है। और मुल्ला की इस कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि दूसरों की शिकायतों से परेशान होने के बजाय कभी कभी हमें शिकायत करने वाले व्यक्ति की आदत को ही समझना और उसे बदलने का कोई अनोखा तरीका ढूंढना चाहिए। कहानी 6। एक गर्म दिन की बात है। मुल्ला को पड़ोस के गांव में बाजार जाना था। उन्हें कुछ जरूरी सामान खरीदना था और शायद कुछ पुराने दोस्तों से मिलना भी था। उन्होंने अपने प्यारे गधे को तैयार किया, उसकी पीठ पर अपनी पुरानी जीन कसी और खुद उस पर सवार हो गए। बाजार का रास्ता धूल भरा और थोड़ा लंबा था। मुल्ला गधे की पीठ पर बैठे हुए हमेशा की तरह अपने ख्यालों में खोए हुए थे। वह कभी आसमान की तरफ देखते, कभी रास्ते के किनारे उगने वाले फूलों को निहारते और कभी अपने मन में दुनियादारी की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते। बाजार पहुंचकर मुल्ला ने भीड़भाड़ वाली जगह से थोड़ा हटकर एक बड़े पेड़ की छांव में अपने गधे को बांध दिया। उन्होंने रस्सी को मजबूती से पेड़ के तने से बांधा, यह सुनिश्चित किया कि गधा आराम से खड़ा हो सके, और फिर खुद बाजार में चले गए। बाजार में हमेशा की तरह रौनक थी। लोग चिल्ला चिल्लाकर अपना सामान बेच रहे थे, खरीदार मोलभाव कर रहे थे, बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मुल्ला भी इस चहल पहल में शामिल हो गए। वह कभी एक दुकान पर रुकते, कभी दूसरी पर, लोगों से बातें करते, हंसी मजाक करते। वह बाजार के रंग में ऐसे खो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी खरीदारी की, दोस्तों से लंबी बातें की और एक ढाबे पर बैठकर चाय भी पी। जब सारा काम निपटाकर और थकान मिटाकर मुल्ला को अपने गधे की याद आई, तो उन्होंने घड़ी देखी। दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने वाली थी। उन्हें घर वापस जाना था। वह जल्दी जल्दी उस पेड़ की तरफ चले जहां उन्होंने गधे को बांधा था। लेकिन जब वह पेड़ के पास पहुंचे, तो उनकी आंखें फटी रह गईं।
पेड़ के तने से बंधी रस्सी का एक टुकड़ा लटक रहा था, लेकिन गधा वहां नहीं था। मुल्ला के होश उड़ गए। उनका प्यारा गधा, उनका सहारा, गायब था। रस्सी साफ टूटी हुई थी, जैसे गधे ने जोर लगाकर उसे तोड़ लिया हो या कोई उसे खोलकर ले गया हो। पहले तो मुल्ला घबराए। इधर देखा, उधर देखा, आसपास के लोगों से पूछा, क्या आपने यहां बंधा हुआ एक गधा देखा है? मेरा गधा खो गया, उन्होंने आवाज लगाई। अरे ओ मेरे प्यारे गधे, कहाँ गए? लेकिन कोई जवाब नहीं। बाजार के कुछ लोग जो मुल्ला को जानते थे या जिन्होंने उन्हें गधे को बांधते देखा था, उनकी परेशानी देखकर उनके पास आए। क्या हुआ मुल्ला जी? उन्होंने पूछा। मुल्ला ने अपनी परेशानी बताई। मेरा गधा खो गया, मैंने उसे यहीं बांधा था। लोगों ने सहानुभूति जताई। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ मुल्ला जी, किसी ने कहा। गधा तो आपका सब कुछ था, दूसरे ने दुख जताते हुए कहा। अब आपका काम कैसे चलेगा? घर कैसे जाएंगे? मुल्ला उनकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर पहले थोड़ी चिंता की लकीरें थीं, लेकिन जैसे जैसे लोग अपनी अपनी राय और सहानुभूति व्यक्त करते गए, मुल्ला के चेहरे का भाव बदलने लगा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जो धीरे धीरे चौड़ी होती गई। और फिर जो देखकर लोग दंग रह गए, मुल्ला जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी बाजार की भीड़ भाड़ में गूंजने लगी। गांव वाले और बाजार के लोग हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी जिसका जरूरी साथी जानवर खो गया हो, वह दुख में होने के बजाय जोर जोर से हंस रहा है। मुल्ला जी, आपका गधा खो गया है और आप हंस रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? एक बुजुर्ग ने पास आकर चिंता भरे स्वर में पूछा। एक युवा दुकानदार ने कहा, यह कैसा व्यवहार है मुल्ला जी? आपको तो परेशान होना चाहिए। गधा चला गया। दूसरे ने कहा, हाँ, आपको तो रोना चाहिए, विलाप करना चाहिए। और आप हंस रहे हैं। मुल्ला ने अपनी हंसी रोकी। उनकी आंखों के कोनों में हंसी के कारण पानी आ गया था। उन्होंने आंखों से आए आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं नहीं मेरे दोस्तों, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। बल्कि शायद आज मेरा दिमाग पहले से ज्यादा ठिकाने पर है। और मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे इस नुकसान में भी एक ऐसी बात दिख रही है जो खुशी मनाने लायक है। गांव वाले और लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। नुकसान में खुशी? यह कैसी बात है? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और बोले, हाँ, यह सच है कि मेरा गधा खो गया। यह एक दुखद घटना है। मुझे परेशानी होगी, यह भी सच है। घर कैसे जाऊंगा, कल काम कैसे करूंगा, यह सब चिंता की बातें हैं। लेकिन दोस्तों, सोचो, इससे बुरा क्या हो सकता था? लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि गधे के खोने से बुरा और क्या हो सकता था। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, और अब उनके स्वर में एक अजीब सी दार्शनिकता थी, जो उनकी प्रसिद्ध कहानियों में झलकती थी। उन्होंने एक उंगली उठाई और पहली बुरी संभावना बताई, जैसे वह कोई रहस्य खोल रहे हों। मान लो दोस्तों, मैं गधे की पीठ पर बैठा होता जब वह भागा होता। वह शायद किसी चीज से डर जाता, कोई तेज आवाज, कोई जंगली जानवर, या बस उसका मूड खराब हो जाता। वह अनियंत्रित होकर सरपट भागता। मैं उसकी पीठ से गिर जाता। सोचो जरा, मैं जमीन पर गिर जाता। मेरे हाथ पैर टूट जाते। शायद मेरी कमर या गर्दन में गंभीर चोट लग जाती। मुझे उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता, जहां मैं महीनों बिस्तर पर पड़ा रहता, दर्द से कराहता रहता, या शायद भगवान न करे, चोट इतनी गंभीर होती कि मेरी जान ही चली जाती।
गांव वाले मुझे अस्पताल ले जाने की जल्दी में होते, डॉक्टर सिर हिला रहे होते, मेरे घर वाले रो रहे होते। मुल्ला रुके, उन्होंने लोगों के चेहरों पर आए डर को देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सही सलामत जमीन पर खड़ा हूं। मेरे हाथ पैर साबुत हैं। मेरा शरीर स्वस्थ है। मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मैं जिंदा हूं। क्या यह खुशी की बात नहीं? लोगों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, यह बात तो थी। मुल्ला का जिंदा और स्वस्थ होना गधे के खोने से कहीं ज्यादा जरूरी था। मुल्ला ने दूसरी उंगली उठाई और दूसरी बुरी संभावना जोड़ी। मान लो दोस्तों, मेरे गधे पर बाजार से लाया हुआ सारा कीमती सामान लदा होता, अनाज के बोरे, तेल के मटके, कपड़ों के थान, शायद कुछ पैसे भी, और वह उसे लेकर भाग जाता। तब तो मेरा दोहरा नुकसान होता, गधा भी गया और मेरा सारा माल भी। मेरी सारी पूंजी, मेरी मेहनत की कमाई, सब कुछ बर्बाद हो जाती। मैं कंगाल हो जाता। मुझे भूखा रहना पड़ता, शायद दूसरों से भीख मांगनी पड़ती। मेरी आर्थिक हालत इतनी खराब हो जाती कि मैं कभी उबर ही न पाता। उन्होंने फिर लोगों की तरफ देखा, जो अब मुल्ला की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं हुआ। गधा खाली भागा है। कम से कम मेरा सामान तो बच गया। बाजार से खरीदा हुआ माल मेरी झोली में सुरक्षित है। मेरी पूंजी बची हुई है। क्या यह खुशी की बात नहीं? लोग एक बार फिर सहमत हुए। हाँ, सामान का बचना भी एक राहत की बात थी। मुल्ला ने तीसरी उंगली उठाई। सोचो, अगर गधा भागते भागते अनियंत्रित होकर बाजार की भीड़ में घुस जाता। वह किसी बच्चे को ठोकर मार देता, किसी बूढ़े आदमी को गिरा देता, किसी की दुकान में घुसकर सामान बिखेर देता, या किसी जानवर को घायल कर देता। तब मुझे न सिर्फ गधे के खोने का दुख होता, बल्कि लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता। घायल लोगों का इलाज करवाना पड़ता, नुकसान का मुआवजा देना पड़ता। शायद मुझे पंचायत में बुलाया जाता, मुझ पर जुर्माना लगता, मेरी बदनामी होती। लोग मुझ पर उंगली उठाते कि मैंने अपने गधे को ठीक से क्यों नहीं बांधा। मुल्ला ने फिर एक पल का विराम लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं हुआ। गधा चुपचाप भागा है, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। किसी को चोट नहीं लगी। किसी की दुकान नहीं टूटी। मेरी कोई बदनामी नहीं हुई। मुझे किसी को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। क्या यह खुशी की बात नहीं? लोगों को मुल्ला का तर्क अजीब लग रहा था, लेकिन उसमें एक अलग तरह का ज्ञान था। वे आमतौर पर केवल हुई समस्या पर ध्यान केंद्रित करते थे, उन समस्याओं के न होने पर नहीं, जो हो सकती थीं। मुल्ला ने चौथी संभावना बताई, और इस बार उनकी आवाज में थोड़ा नाटकीय अंदाज था। और सोचो, अगर मैं गधे को ढूंढने के लिए तुरंत निकल पड़ता। मैं उसे ढूंढते ढूंढते गांव से बहुत दूर निकल जाता। शाम ढल जाती, रात हो जाती। मैं रास्ता भटक जाता। किसी सुनसान जगह पर फंस जाता। मुझे भूख लगती, प्यास लगती। जंगली जानवर मेरे पीछे पड़ जाते, या रात में चोर डाकू मुझे लूट लेते। मैं बीमार पड़ जाता, या शायद जंगल में ही मर जाता। मेरे घर वाले परेशान होते, मुझे ढूंढने निकलते, और शायद कभी मुझे ढूंढ ही न पाते। उन्होंने अपनी टोपी थोड़ी टेढ़ी करते हुए कहा, लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं हुआ। मैं अभी यहीं हूं, बाजार के पास। सुरक्षित हूं। मेरे चारों तरफ जाने पहचाने लोग हैं। मैं भूखा नहीं हूं, प्यासा नहीं हूं। कोई खतरा नहीं है। मैं जिंदा हूं। केवल गधा ही खोया है। यह सुनकर कुछ लोग मुस्कुराए। मुल्ला का अपने जिंदा होने पर जोर देना उन्हें मजेदार लगा। मुल्ला ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा,
और सबसे बुरी बात, मान लो अगर मैं गधे पर बैठा होता और वह किसी गहरी खाई के पास से गुजर रहा होता और अचानक फिसल जाता। हम दोनों, मैं और मेरा गधा, साथ में उस खाई में गिर जाते। हम दोनों मर जाते। तब तो मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं होता, सिवाय शायद मेरे गधे के लिए कुछ आंसुओं के, अगर उसे भी होश होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जिंदा हूं, सुरक्षित हूं। केवल गधा ही खोया है, बाकी सब ठीक है। मुल्ला ने अपनी बात समाप्त की और फिर से हल्की सी मुस्कान के साथ लोगों की तरफ देखा। तो देखा मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, मेरा गधा खो गया, यह सच है। यह एक नुकसान है। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि इस एक नुकसान के बदले कितनी सारी बड़ी बड़ी मुसीबतें थीं जो मुझ पर आ सकती थीं और वे नहीं आईं, तो मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भर जाता है। गधे के खोने का दुख तो है, यह मैं मानता हूं। यह एक छोटा दुख है, लेकिन उस छोटे दुख से कई गुना ज्यादा उन लाखों मुसीबतों के न होने की खुशी है जो हो सकती थीं और नहीं हुई। इसलिए मैं खुश हूं। गांव वाले और बाजार के लोग मुल्ला की बातें सुनकर ठगे से रह गए। उन्होंने कभी नुकसान को इस नजरिए से नहीं देखा था। वे तो हमेशा हुई हानि पर दुखी होना जानते थे। होने वाली संभावित बड़ी हानि से बचे रहने की खुशी मनाना उन्होंने सीखा ही नहीं था। मुल्ला ने उन्हें जीवन का एक ऐसा पाठ सिखाया था जो उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा था। उन्होंने सिखाया था कि अक्सर जो नुकसान होता है वह उस नुकसान से कहीं छोटा होता है जो हो सकता था, और हमें हुई हानि पर रोने के बजाय उन अनगिनत हानियों के न होने पर खुश होना चाहिए जो टल गईं। मुल्ला ने अपनी टोपी ठीक की और बाजार से बाहर सड़क पर चल पड़े। वह धीरे धीरे चल रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की जगह अजीब सी शांति और कभी कभी वही पुरानी मुस्कान थी। वह किसी हड़बड़ी में गधे को ढूंढने नहीं निकले थे, बल्कि एक यात्री की तरह चल रहे थे, अपनी छोटी परेशानी की खुशी मनाते हुए। उन्होंने रास्ते में कुछ लोगों से पूछा भी, क्या आपने इधर से एक गधा भागते देखा है? लेकिन उनका लहजा ऐसा था जैसे वह किसी पुरानी घटना के बारे में पूछ रहे हों, न कि किसी ताज़ा नुकसान के बारे में। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने मदद करने की कोशिश की और कुछ ने मुल्ला की अजीब खुशी पर हैरानी जताई। लेकिन मुल्ला अपने दार्शनिक आनंद में मग्न थे। मुल्ला पूरा दिन गधे को ढूंढते रहे, या यूं कहें कि घूमते रहे और बीच बीच में ढूंढने का नाटक करते रहे, अपनी छोटी परेशानी की खुशी मनाते रहे। शाम ढलने लगी थी। वह गांव के बाहर एक खेत के किनारे बैठे थे, सूर्यास्त देख रहे थे और मन ही मन उन सारी भयानक संभावनाओं से बचे रहने के लिए ईश्वर और अपने भाग्य का शुक्रिया अदा कर रहे थे। गधे के खोने का दुख अब पृष्ठभूमि में चला गया था। सबसे आगे थी उन बड़ी मुसीबतों से मुक्ति की खुशी। तभी उन्होंने दूर धूल उड़ती देखी और धीरे धीरे एक परिचित आकृति उनके नजदीक आती दिखी। यह और कोई नहीं, उनका अपना गधा था। वह चरते चरते शायद काफी दूर निकल गया था और अब जैसे ही शाम हुई, उसे घर का रास्ता याद आ गया और वह वापस लौट रहा था। गधा मुल्ला के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो या जैसे वह बस थोड़ी देर की छुट्टी पर गया हो। मुल्ला ने उसे देखा। उनके चेहरे पर कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य या अत्यधिक खुशी नहीं थी, जैसी एक खोई हुई चीज के अचानक मिल जाने पर होती है। उन्होंने सिर्फ गधे की गर्दन थपथपाई। आ गए मेरे दोस्त, मुल्ला ने कहा। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा जो अब लाल और सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था, और फिर मुस्कुराए। देखा मेरे दोस्तों, अंत में गधा मिल भी गया। लेकिन मेरी खुशी गधे के मिलने से पहले ही शुरू हो गई थी।
क्योंकि मैंने नुकसान में भी उस चीज को ढूंढ लिया था जो कहीं ज्यादा कीमती थी, जिंदगी का सही नजरिया, आभार और संतोष। गधे का मिलना तो बस उस खुशी पर एक अतिरिक्त तोहफा है। गांव वालों ने जब बाद में सुना कि मुल्ला का गधा मिल गया तो उन्हें थोड़ी राहत हुई, लेकिन मुल्ला की कहानी सुनकर उन्हें जीवन का एक नया पाठ मिला। मुल्ला ने उन्हें सिखाया कि दुख या नुकसान जीवन का हिस्सा हैं, वे इनेविटेबल हैं। लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम चाहे तो हुई हानि पर रोते रहें, उस पर ध्यान केंद्रित करके खुद को दुखी करते रहें, या हम उस नुकसान में भी उन अनगिनत मुसीबतों के न होने की खुशी मनाएं जो हो सकती थीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने खोए हुए गधे में वह सीख ढूंढ ली जो शायद दुनिया के सारे खजानों से ज्यादा कीमती थी, संतोष, आभार और जीवन को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की कला। और यही कारण था कि मुल्ला अपने खोए हुए गधे में भी खुश थे।